सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का जो कक्षा 10 है उसका भारतीय संस्कृति और इतिहास वाला जो विषय है, जिसको हम इंग्लिश में ICH है ना, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज बोल सकते हैं, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। इस पाठ के मैंने 3 भाग बना दिए हैं क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा है, तो ये इसको 3 भागों में पढ़ाया है और अगला चौथा भाग अभी आज पढ़ाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत हमने भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा, जिसमें कुछ शासकों के बारे में, ठीक है, जैसे कि गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण शासक हुए उसके बारे में हमने जाना। भारत में 1857 की क्रांति किस तरह से हुई उसके बारे में हमने जाना, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ पॉइंट इसके पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे वाला जो छूटा हुआ भाग है, वो आगे वाला हम पॉइंट इसमें पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं अगला भाग को। इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास। देखो, अब तक हमने भारत का इतिहास देखा, अब राजस्थान के इतिहास में हम देखेंगे कि राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी जो है प्रमुख सभ्यताएं हुई है जो राजस्थान के अंतर्गत है, ठीक है। दूसरा, यहाँ के राजवंशों के बारे में हम जानेंगे, और अगला हम यहाँ जो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पढ़ते हैं इस लेसन को। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के निर्माण। व्यक्ति क्या करता है? जो व्यक्ति है वो समाज और राष्ट्र के निर्माण में इतिहास और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के निर्माण में इतिहास और संस्कृति की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम अपने इतिहास को देखकर, संस्कृति को समझकर ही हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी राष्ट्र या प्रांत का गौरव उसके इतिहास या संस्कृति के द्वारा जाना जाता है। कोई भी राष्ट्र हो या प्रांत हो, उसका गौरव क्या रहा है, ठीक है, वो किस तरह से आगे बढ़ा है, वो हम उसके इतिहास को पढ़कर, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति को देखकर ही हम पता लगाते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान अनेक छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था। देखो, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो राजस्थान है, हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान कई छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था। जैसे आज राजस्थान में जो अनेक जिले हैं ना, 33 जिले, वो 33 जिले उस तरह से उस समय नहीं थे। वो अनेक छोटी छोटी, यानी लमसम 19 रियासतों में और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे राजस्थान में, इनमें विभक्त था। तो उन रियासतों का कोई ना कोई राजा होता था, ठीक है। आज तो राजा नहीं है, आज तो क्या है कि हमारी एक गवर्नमेंट है जो राजस्थान में सबके लिए कार्य करती है। ये रियासतें अलग अलग राजवंशों से संबंधित थी तथा सभी रियासतों का इतिहास अलग अलग था। तो ये जो भी रियासतें हैं वो अलग अलग राजवंशों से क्या थी? संबंधित थी, जो कि अलग अलग इतिहास से संबंधित रखती है। इन रियासतों का इतिहास कई विद्वानों ने लिखा। तो ये जो भी रियासतें थी उनका इतिहास उस समय कई विद्वान हुए, यानी जो भी राजा थे, राजा के जो दरबार के अंदर कई विद्वान थे, उन विद्वानों ने अपने अपने राजा का इतिहास लिखा। ये इतिहास उन शासकों के घरानों से प्रारंभ होता है। इन इतिहासों इन इतिहास में इस इतिहास में उन शासकों के युद्धों और राजनीतिक घटनाओं को ही अधिक महत्व दिया गया, यानी जिसके बारे में, जो जिस राजा के बारे में जो इतिहास लिखा गया है, क्योंकि जो इतिहास लिखने वाले जो भी दरबारी कवि थे या जो इतिहासकार थे, उन्हीं से संबंधित थे, उन्हीं राजा महाराजों से संबंधित थे। तो उन्होंने उसके राजाओं के, शासकों के जो युद्धों के बारे में और कौन कौन सी राजनीतिक घटना उस समय उस राजा के काल में हुई उसके बारे में लिखा। किसी राज्य अथवा प्रदेश से संबंधित इतिहास की रचना के लिए उस प्रदेश के ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लिया जाता है। देखो, किसी भी राज्य और प्रदेश के इतिहास के बारे में जब लिखा जाता है तो उस राज्य में या उस प्रदेश में कुछ इतिहास के स्रोत होते हैं, उसका सहारा लिया जाता है। यानी उस समय के जो महल है, किले हैं, कुछ है ना, पांडुलिपियां है, कुछ ऐतिहासिक स्रोत है, ठीक है, कुछ जैसे अभिलेख है, शिलालेख है, जो उस राजा महाराजाओं के समय लिखे गए थे, है ना, या बनाए गए थे, उसका सहारा लिया जाता है। इन स्त्रोतों में शिलालेख, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, प्राचीन खंडहर, चित्रकला के नमूने, स्थापत्य कला, सिक्के, मुहरे, अभिलेख, विदेशी यात्राएं के वृत्तांत, बहिया, प्राचीन ग्रंथ, वंशावली आदि को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सारे हैं जिनको हम इतिहास लिखने में मदद में लेते हैं। इतिहास रचना के लिए इन स्रोतों का गहन अध्ययन और विश्लेषण किया जाना अति आवश्यक है। जब भी कोई इतिहास लिखता है, किसी राजा महाराजा के बारे में, किसी समय के बारे में लिखता है, तो उन जो इतिहास के जो भी स्रोत है उसका गहन अध्ययन और विश्लेषण किया जाना अति आवश्यक होता है। अब देखो, इसका उद्देश्य क्या है? जो हम राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे हैं उस इतिहास का क्या उद्देश्य है? राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाओं से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की जानकारी कर सकेंगे। राजस्थान के इतिहास से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की तुलना कर सकेंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक विशेषताओं को जान सकेंगे। राज्य की महान विभूतियों का स्मरण कर सकेंगे। राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अब हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट इसका, राजस्थान का संक्षिप्त परिचय एवं प्रमुख सभ्यताएं।
राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है। देखो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कहाँ पर है, ये भारत का जो पश्चिमी एरिया है, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम, तो पश्चिमी एरिया के अंदर यानी पूर्व उत्तर पश्चिम के अंदर एक जो राज्य है उसको हम राजस्थान कहते हैं। किंतु प्राचीन काल में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नाम प्रचलित थे। जोधपुर का उत्तरी भाग एवं बीकानेर जंगल प्रदेश कहलाता था। देखो लेकिन आज हम जिसको राजस्थान कहते हैं, तो राजस्थान के अंदर जो प्राचीन काल में जो राजस्थान के जो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग भाग है, उसके लिए उस समय अलग अलग नामों से उनको जाना जाता था। जैसे कि जो आज का जोधपुर है और बीकानेर का जो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, उसको जंगल प्रदेश या जंगल देश कहा कहलाता था। अलवर का उत्तरी भाग कुरु और दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र मत्स्य जनपद में आता था। भरतपुर, धौलपुर एवं करौली का अधिकांश क्षेत्र शूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। मेवाड़ शिवी जनपद का भाग था। तो आपको याद रखना, देखो भरतपुर, धौलपुर और करौली क्या कहलाता था, उस समय शूरसेन कहलाता था, शूरसेन जनपद कहलाता था। यानी शूरसेन जो राजा थे, शूरसेन जो उस समय शासक था, जो राजवंश था, उसी के नाम से जाने गए, ठीक है। और जो अलवर का उत्तरी भाग कुरु कहलाता था और दक्षिणी और पश्चिमी भाग मत्स्य कहलाता था। तो ये जनपदों के नाम है। प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं टोंक का अधिकांश भाग मालवा प्रदेश में था। जोधपुर को मरुवाड़ और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। जैसलमेर की पहचान प्राचीन नाम मोड से थी। तो जैसलमेर को क्या कहते थे, मांड कहते थे। तो जैसलमेर की पहचान जो प्राचीन नाम से क्या था, मांड से थी। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता था। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो भी क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता था। और कोटा बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। तो आपको राजस्थान के उस समय के जो भी नाम है, उस समय जिन क्षेत्रों के जो भी नाम है, वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये शूरसेन है ना, वो शूरसेन वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता था। इसके अलावा जो मत्स्य क्षेत्र कौन सा कहलाता था, कुरुक्षेत्र कौन सा कहलाता था, हाड़ौती प्रदेश कौन सा कहलाता था, मरुवाड़ किसे कहते थे, शिवी जनपद कौन सा कहलाता था, ठीक है, वांगड़ प्रदेश किसे कहते थे, ये सारा आपको ध्यान में रखना है। अगला सरस्वती या दसवती सभ्यता, कालीबंगा। अब देखो, अब हम राजस्थान की कुछ सभ्यताएं हैं जो राजस्थान पे प्राचीन काल में मिली है, हमें उन सभ्यताओं के बारे में जाने गए, ठीक है, कि वो सभ्यता हमें कहाँ से प्राप्त हुई है और वो कौन सी नदी के किनारे स्थित थी। ये स्तर राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट। तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सरस्वती द्वस्वती, जिसको सरस्वती को द्वस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता कह सकते हैं, है ना। सिंधु सरस्वती दसवती सभ्यता कालीबंगा, ये कहाँ पर मिली है, कालीबंगा के अंतर्गत हमें ये सभ्यता मिली, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है। हनुमानगढ़ में कालीबंगा क्षेत्र हमें मिला है। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट सरस्वती ये द्वस्वती नदियों के तट पर बसा हुआ था। इसे सरस्वती द्वस्वती सभ्यता कहते हैं। यह भाग हरा भरा था और इन दोनों नदियों के द्वारा सिंचित होने के कारण समृद्ध संस्कृति का केंद्र था। देखो, ये दोनों नदियां यहाँ पर बहती थी, दोनों नदियां, जिसकी वजह से ये क्षेत्र थे जो था वो काफी हरा भरा था और यहाँ पर सिंचाई के साधन भी अच्छे से थे। इसीलिए क्षेत्र क्या था, समृद्ध था, यानी बहुत ही प्रसिद्ध था। और साथ में सभी तरह की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध थी, क्योंकि नदी थी। तो नदी के किनारे जो भी लोग बसते हैं, है ना, ठीक है, तो वहाँ पर जो सिंचाई के साधन मिल जाते हैं, तो कृषि है, खेती है, वो भी आसानी से हो जाती है। कालीबंगा में उत्खनन का कार्य 1952 इसमें प्रारंभ। अब देखो, कालीबंगा में उत्खनन कब हुआ, 1952 में। यह नगर योजना सुव्यवस्थित थी, जिसमें मकान एवं मंजिलें होते थे। मकान मिट्टी की ईंटों से बने होते थे तथा चुनाई करने के बाद ईंटों पर गारे का लेप या गारे का प्लास्टर भी किया जाता था। देखो, मकान किससे होते थे, ईंटों के बने होते थे, लेकिन चुनाई करने के बाद में उसके ऊपर मिट्टी का जो लेप है, गारे का जो लेप है, रोटी पे ईंटों पे किया जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कें कैसी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली थी। मकानों में नालियां बनी हुई थी। नालियों का जो पानी है, मकान के बाहर बने गड्ढे में गिरता था। भोजन पकाने के लिए चूल्हों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में कई घरों में कुएं भी मिले हैं। यहाँ पर दुर्ग में के अवशेष भग्नावशेष भी प्राप्त हुए। देखो, दुर्ग के भग्नावशेष का मतलब होता है अभी भी टूटे फूटे अवशेष वहां पर दुर्ग के मिले हैं। ये बहुत पुरानी सभ्यता है, ठीक है। दुर्ग और नगर क्षेत्र के चारों ओर रक्षा हेतु प्राचीर का निर्माण किया गया था। जो दुर्ग है, यानी जो किला है, और जो नगर है, उस किले के क्षेत्र में, उस राजवंश के क्षेत्र में जो भी नगर आता है, जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, उस नगर के चारों तरफ प्राचीर मतलब एक तरह से डंडे का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो डंडे का निर्माण मतलब जो हमारा घर होता है, तो हमारे घर के चारों तरफ हम जो बाउंड्री खींच लेते हैं, ऐसे ही उस समय जो नगर है कालीबंगा है, उसके चारों तरफ, उस नगर के चारों तरफ प्राचीर का निर्माण किया गया था।
कालीबंगा में जुते हुए खेत एवं हवन कुंड के साक्ष्य मिले। साक्ष्य यानी कि सबूत मिले हैं कि वहाँ पर जो जूते कालीबंगा में जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले और कुछ हवन कुंड थे। इसका मतलब वहाँ के लोग, उस समय के लोग हवन वगैरह करवाते थे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो काली चूड़ियों का मतलब यानी कालीबंगा का मतलब काली रंग की चूड़ियाँ, तो वहाँ काली चूड़ियाँ मिले इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया। सरस्वती नदी के लुप्त होने के साथ ही इस समृद्ध सभ्यता का अंत हो गया। अब देखो नदी लुप्त हो गई, सरस्वती नदी खत्म हो गई, वहाँ से है ना सूख गई, तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे अब उनके लिए सुविधा के साधन बहुत कम हो चुके हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी के लिए पानी उपलब्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से वो सभ्यता है वो उसका क्या हुआ, अंत हुआ। तो आपको इस चीज़ को इनके बारे में ध्यान रखना है कि कालीबंगा में हमें क्या क्या प्राप्त हुए, वहाँ के मकान कैसे थे। ठीक है, खेत जुताई है ना, खेत जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से। ठीक है, हवन कुंड भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे थी, कब इसका उत्खनन हुआ था, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। अगला है आहट सभ्यता। ये उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में आहट नदी के किनारे आहट सभ्यता विकसित हुई। तो उदयपुर में आहट नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, आहट सभ्यता विकसित हुई। जिस स्थान पर इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं वे अघाटपुर, दुर्ग या एवं धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभ्यता किसके नाम से जानी जाती है, अघाटपुर, अघाटपुर के नाम से भी जानी जाती है, दुर्ग एवं धूलकोट आदि नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के विशाल टीलों को देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक समृद्ध नगर था। आहट के स्थानीय निवासी तांबे के उपकरण बनाते थे। संभवतः तांबे के औजारों के निर्माण का प्रमुख केंद्र होने से इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, यानी ताम्रवती भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है ताम्रवती, आहट सभ्यता को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर तांबे के औजार मिले हैं। तो इसका पता ये से चलता है कि हो सकता है कि वहाँ पर जो तांबे के उपकरण मिले, औजार मिले, तो इस कि वहाँ पर तांबे के औजारों का निर्माण का प्रमुख केंद्र वो रहा होगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान में गिलुंड, गणेश्वर, बेरार, जोधपुर आदि स्थानों पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब ये कुछ प्रश्न हैं जो अभी हमने पढ़ा उससे संबंधित ही इनके प्रश्न है। तो हम देखते हैं जैसे कि जंगल क्षेत्र, जंगल देश किस क्षेत्र को कहा गया था। तो जंगल क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था जिसको जंगल क्षेत्र कहा गया है, वो हम देखेंगे। ये हमने पढ़ा है कि जंगल क्षेत्र किसे कहा गया है। तो हमने पढ़ा कि जो जैसलमेर वाला जो इलाका था उसको क्या कहा गया था, जंगल क्षेत्र कहा गया था। जंगल क्षेत्र देखो सॉरी, जंगल क्षेत्र के अंतर्गत जो बीकानेर और जोधपुर वाला इलाका था उसको जंगल क्षेत्र कहा गया। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, तो हमने पढ़ा था मांड है जो इसका प्राचीन नाम था। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है, तो हमने पढ़ा अभी कि हनुमानगढ़ जिले में है। राजस्थान में स्थित किन्हीं दो प्राचीन सभ्यताओं का नाम लिखिए, तो आप बता सकते हो कि गिलुंड है, गणेश्वर है या फिर कालीबंगा है। ठीक है, आहट है। इन किन्हीं भी दो सभ्यताओं की इस तरह से आप नाम बता सकते हो। अगला है गुहिल वंश। अब हम अगला राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हुए हैं। तो राजस्थान के प्रमुख राजवंश, तो ये राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में जानेंगे। तो गुहिल वंश, मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया वंश का नाम इतिहास के प्रमुखता से दर्ज है। तो हमने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, तो ये सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। तो मेवाड़ का जो ये मेवाड़ यानी कि जो ये उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया वंश का नाम इतिहास में प्रमुखता से दर्ज है। गुहिल वंश का नाम प्रतापी शासक गुहिल के नाम से संबंधित है। बापा भी मेवाड़ का प्रमुख शासक था, तो गुहिल के नाम से पढ़ा। उसके बाद बप्पा रावल आए। ठीक है, बप्पा रावल और गुहिल एक ही थे। ठीक है, तो इसका बापा भी मेवाड़ का प्रमुख शासक था। 13वीं सदी के आरंभ में मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ आता है। 13वीं यानी सन 1300 के आसपास की बात हो रही है। 1300 के आसपास में 13वीं सदी के आरंभ में मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ आया। इस समय तक अजमेर में के चौहान की शक्ति का पतन हो चुका था। अजमेर में जो चौहान शासक थी उसकी शक्ति का पतन हो गया। संयोग से मेवाड़ के गुहिल शासकों को मोहम्मद गोरी के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। 1213 ईस्वी में जैत्र सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा। वह एक प्रतापी शासक था। माना जाता है कि मालवा, गुजरात, मारवाड़ तथा दिल्ली के शासक उसे पराजित नहीं कर सके थे। जैत्र सिंह ने न केवल सैनिक विजयों से मेवाड़ को सदृढ़ बनाया बल्कि उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया। उसने शासन की बागडोर संभालते ही मुगलों की गुहिलों की पराजय का बदला लेना वे मेवाड़ का
प्रभाव बढ़ाने का निश्चय किया। देखो जैसे ही वो शासक बना, शासक बनते ही उसने क्या किया कि पूरी बागडोर खुद ने संभाली, साथ में गुहिलों की जो पहले पराजय हुई थी उस पराजय का वो बदला लेने लगा और साथ में मेवाड़ का जो क्षेत्र था उसको बढ़ाने लगा। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह के समय मेवाड़ के गाँवों व कस्बों को खूब लूटा। जैत्र सिंह ने उसका डटकर मुकाबला किया। अंत में तुर्कों को मेवाड़ से लौटना पड़ा। तुर्क कौन थे? यही इल्तुतमिश तुर्की था, ठीक है। तो इनको मेवाड़ से लौटना पड़ा। जैत्र सिंह का दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ भी 1248 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें नसरुद्दीन की हार हुई। जैत्र सिंह का उत्तराधिकारी तेज सिंह भी एक योग्य शासक था। तो जैत्र सिंह का जो उत्तराधिकारी था तेज सिंह, जैत्र सिंह का जो बेटा था वो भी एक क्या था? योग्य शासक था। रावल रतन सिंह के शासन के दौरान 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब देखो रावल रतन सिंह का बात आया, आपने पद्मावती पिक्चर देखी होगी, ठीक है। तो रावल रतन सिंह वही है ना, जिसमें जो रावल रतन सिंह है और साथ में अलाउद्दीन खिलजी जिसका रोल जो रणवीर सिंह ने किया था, ठीक है। तो रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कब किया था? 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ लड़ते हुए सेनापति गोरा बादल सहित रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। देखो अलाउद्दीन खिलजी के साथ की सेना से जो युद्ध हुआ जिसमें जो सेनापति गोरा बादल थे वो लड़ते हुए और साथ में रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए। उसकी बहादुर रानी पद्मावती ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया, ठीक है। तो जौहर कब कहलाता है? जब देखो केसरिया और शाका जब एक साथ होता है, जौहर और केसरिया एक साथ होता है तो क्या कहलाता है? जौहर कहलाता है जब केसरिया और जो रानियां हैं उन्होंने जौहर कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से जौहर करना यानी कि रानियां जो अग्निकुंड में अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी लाज को बचाने के लिए, है ना, मुगलों से अपने आप को बचाने के लिए, जिस भी शासक जो उस समय आक्रमण करता था उससे अपने आप को बचाने के लिए वो अग्निकुंड में अपनी आहुति दे देती थी, यानी कि वो सती हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जौहर कर लिया। जो चित्तौड़ का प्रथम जौहर कहलाया, जो चित्तौड़ का क्या कहलाया? प्रथम जौहर कहलाया। यानी कि जब वहाँ की रानियां हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, जब अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती है तो वो क्या कहलाता है? जौहर कहलाता है। और जब, है ना, जब वो केसरिया साफा बांध के जब जो भी राजपूत को लगता है कि हमारी हार होने वाली है तो फिर वो अपने वीर गति को प्राप्त करने के लिए वो पूरा दम लगा के युद्ध करते हैं, है ना, केसरिया साफा बांध के, तो वो साका कहलाता है। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो जो रतन सिंह था वो गुहिल वंश की रावल शाखा का क्या था? अंतिम शासक था। मेवाड़ का राणा हमीर अपने समय का पराक्रमी, साहसी और चतुर शासक था। वह सिसोदिया ठिकाने का जागीरदार भी था। उसने 1326 में चित्तौड़ जीता और सिसोदिया वंश की नींव रखी। देखो पहले तो क्या था? गुहिल वंश था, लेकिन गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन था? मेवाड़ में रतन सिंह था। रतन सिंह के बाद में फिर कौन आया? मेवाड़ का राणा जो हमीर है, वो हमीर आए, वो बहुत पराक्रमी था। उसने वापस मेवाड़ की स्थापना की, है ना, मेवाड़ के वापस जीता और उसने वहाँ पर क्या किया? सिसोदिया, क्योंकि राणा हमीर है वो सिसोदिया वंश से संबंधित था, तो उसने वापस सिसोदिया वंश की वहाँ पर नींव रखी। तो वो सिसोदिया ठिकाने का जागीरदार था। उसने 1326 में चित्तौड़ जीता और सिसोदिया वंश की नींव रखी। इसके बाद चैत्र सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया। तो हमीर देव था, उसका जो राणा हमीर है उसका ही जो उत्तराधिकारी क्षेत्र सिंह हुआ, उसने फिर मेवाड़ पर शासन किया। 1882 ईस्वी में 1382 ईस्वी में, यानी 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। तो जैसे ये महाराणा लाखा कौन था? जो महाराणा कुंभा है, ठीक है। महाराणा कुंभा के पिता ही महाराणा लाखा थे, ठीक है। तो 1882 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। लाखा के समय मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत के किसी बड़े आक्रमण को नहीं झेलना पड़ा। लाखा का विवाह मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई से हुआ। मोकल लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। देखो मोकल कौन था? फिर मोकल जो है वो लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। लाखा के पश्चात मोकल मेवाड़ का शासक बना। 1428 में मोकल ने नागौर के फिरोज खां को रामपुरा के युद्ध में हराया। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। अब देखो जो मोकल का पुत्र है वो कौन है? लाखा का पुत्र मोकल था, ठीक है। मोकल का पुत्र कौन है? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। उसने अपनी योग्यता सूझबूझ से मेवाड़ की आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाया। उसने कुंभलगढ़ सहित 32 दुर्गों का निर्माण कराया। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद के अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा उसने ऐसे ही अनेक 32 दुर्गों का निर्माण भी करवाया। उसने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर उसे बंदी बनाया और इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। देखो उन्होंने क्या किया? जब महाराणा
खिलजी है, महमूद खिलजी को परास्त किया और उसको बंदी बना लिया। तो इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ, या कीर्ति लिखा हुआ है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। कुंभा के पश्चात क्रम से उदा एवं रायमल मेवाड़ के शासक बने। महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। वह इतिहास में हिंदू पथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तो महाराणा सांगा 1509 में क्या बना, मेवाड़ का शासक, जो कि कुंभा का पुत्र था, ठीक है, और वो इतिहास में हिंदू पथ के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। महाराणा सांगा न केवल उच्च कोटि का सेनानायक था, अपितु एक राजनीतिज्ञ भी था। ये उच्च कोटि का सेनानायक भी था, बड़ा वीर था, ठीक है, और साथ में राजनीतिक भी था। उसने दिल्ली सल्तनत के कुछ राज्यों को जीतकर मेवाड़ में मिला लिया। इससे क्रुद्ध होकर इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। खातौली नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। लोदी को जो इब्राहिम लोदी है, तो लोदी को हार का सामना करना पड़ा। इससे राणा की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। तो लोदी है, जो इब्राहिम लोदी है, वो महाराणा से हार गया, महाराणा सांगा से। तो इसी वजह से महाराणा सांगे की प्रतिष्ठा यानी उसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। अब उसी देखो, महाराणा सांगा के समय ही जो बाबर आया, तो बाबर ने भी युद्ध किया महाराणा सांगा से। खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं भारत के मुगल शासक के संस्थापक बाबर के मध्य युद्ध हुआ। तो देखो, मुगल शासक का संस्थापक कौन था, ये जो है बाबर था, जो कि अकबर का दादा था, ठीक है। तो इसका सामना भी महाराणा सांगा को करना पड़ा। बाबर के पास तोप खाना था। तो बाबर है, उसके पास क्या था, तोप खाना था। उसने तुगलक नुमा पद्धति काम में ली। तो जो ये देखो, एक युद्ध की पद्धति होती है तुगलक नुमा, तो उसने तुगलक नुमा पद्धति काम में ली। राणा सांगा इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। देखो, बाबर के पास तोपखाना था, जबकि राणा सांगा के पास तोपखाना की व्यवस्था नहीं थी। वो तो सिर्फ तलवार से लड़ते थे, भाले है, तलवार है, ठीक है। तो तुगलक पद्धति काम में ली। राणा सांगा इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। वीर सांगा ने इस युद्ध में अपने एक आंख, एक हाथ और एक पांव गंवा दिए। इससे शरीर पर तलवार और हथियारों के 80 घाव हो गए। तो देखो, एक आंख है, एक पांव है, एक हाथ उसने गंवा दिया, किसने, राणा सांगा ने। इससे इसके शरीर पर और तलवार से और हथियारों से 80 घाव हुए। बनवीर नामक एक व्यक्ति महाराणा सांगा के पुत्र एवं उत्तराधिकारी उदय सिंह को मारना चाहता था। अब देखो, महाराणा सांगा का पुत्र कौन था, उदय सिंह था, उसको मारना चाहता। उदय सिंह कौन, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, तो उसको मारना चाहता था। उदय सिंह पन्नाधाय के संरक्षण में थी, पन्नाधाय थे, ठीक है, जो पन्नाधाय है उनने उदय सिंह को पाला पोसा था, तो उसके संरक्षण में थी, धाई माँ थी उसकी। बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए पन्नाधाय के निवास पर गया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि देकर, है ना, उदय सिंह को बचा लिया। तो उसका पुत्र था चंद्र, तो चंद्र की उसने बलि दी और उसने उदय सिंह को बचाया। 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने बनवीर को हराकर वह मेवाड़ का एकमात्र शासक बन गया। उस समय देखो, पहले जब उदय सिंह जब छोटा था, तो उस समय तो बनवीर ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जब उदय सिंह सुरक्षित वहाँ से, पन्नाधाय ने उदय सिंह को निकलवा लिया, वहाँ से निकाल लिया गया, ठीक है, और अपने पुत्र की उसने उदय सिंह बना के उसने अपने पुत्र की बलि दिलवा दी, ठीक है। तो बनवारी ने तो ये सोचा कि मैंने तो उदय सिंह को मारा है, जबकि मार दिया किसको था, उसने पन्नाधाय के पुत्र को मारा था। पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया। देखो, उस समय इतने स्वामी भक्त जो है लोग हुआ करते थे। तो उदय सिंह को बचा लिया। जब उदय सिंह बड़ा हुआ, तो उसने बनवीर को वहाँ से अपने राज्य से हटा दिया, क्योंकि राज्य तो किसका था, उदय सिंह का ही था, ठीक है। तो उसने एकमात्र शासक बन गया। 1553 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया। उदय सिंह का उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप हुआ। अब हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। देखो, महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। 32 वर्ष की आयु में वे मेवाड़ के शासक बने। उनका राज्य अभिषेक 1572 में गुगुंदा में किया गया। उस समय मुगल शासक अकबर था। वह किसी भी तरीके से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। तो जो मुगल शासक कौन था, महाराणा प्रताप के समय अकबर, जो कि बाबर का पोता था, ठीक है, वो किसी भी तरीके से, है ना, मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन एक महाराणा प्रताप भी ऐसे शासक थे जिन्होंने उम्र भर तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी अकबर की उसने गुलामी स्वीकार नहीं की, उसे लड़ते रहे। अकबर ने सैन्य शक्ति का प्रयोग करने से पहले प्रताप को समझा बुझाना कर अपने अधीनता स्वीकार करने का अथक प्रयास किया। देखो, अकबर ने सैन्य शक्ति यानी सैनिक का यानी कि युद्ध करने से पहले अकबर को कई तरह से उसने समझाने बुझाने का प्रयास किया, ठीक है। कभी उसने अलग अलग अपने राज्य से, मतलब अपने शासन से, अपने दरबार से अलग अलग जो मुख्य महत्वपूर्ण लोगों को अकबर के पास भेजा कि उसको समझाया जाए कि वो हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, हमारी गुलामी स्वीकार कर ले, ताकि युद्ध की नौबत ना आए। लेकिन महाराणा प्रताप ने ये नहीं किया, है ना, उन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। इसी क्रम में उसने 4 शिष्टमंडल क्रम से जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल के नेतृत्व में राणा प्रताप के पास भेजे। तो राणा प्रताप को समझाने के लिए कौन कौन गए,
4 शिष्टमंडल है ना। पहला कौन गया, जलाल खां, फिर गया मानसिंह, फिर गया भगवंत दास एंड टोडरमल। इन चारों को वहाँ पर भेजा क्योंकि ये मुख्य लोग थे अकबर के दरबार के, कि आप जाओ और उसको समझाओ ताकि वो अपनी अधीनता स्वीकार कर लें। किंतु वे सभी दृढ़ प्रतिज्ञ प्रताप को विचलित न कर सकेंगे। सभी गए लेकिन फिर भी प्रताप को वो समझा नहीं सके, प्रताप को विचलित नहीं कर सकते। प्रताप ने इसी पढ़ा था कि मेरा राज्य है, मैं किसी की गुलामी स्वीकार क्यों करूं। अतः अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध एक शक्तिशाली सेना भेजी। अब देखो, जब जो महाराणा प्रताप ने उसकी गुलामी स्वीकार नहीं की समझाने पर या शिष्टमंडल भेजने पर, तब अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध एक शक्तिशाली सेना भेजी। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना को करारी पराजय का सामना करना पड़ा और स्वयं पहाड़ों में चले गए, किंतु हताश एवं मनोबलहीन मुगल सेना उसका पीछा करने का साहस न कर सकी। बाद में 1576 ईस्वी में या 1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध कई बार सेना भेजी, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। बार बार उसने अकबर को अपना अधीन करने के लिए प्रताप को अपना अधीन करने के लिए अकबर ने कई बार सेना भेजी, लेकिन अकबर को सफलता ही नहीं मिली। प्रताप ने कई क्षेत्रों पर पूर्ण अधिकार कर लिया। उन्होंने चावड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। अगर पूछा जाए प्रताप ने किसको अपनी नई राजधानी बनाया, तो चावड़ को बनाया था। अकबर का महाराणा को हराकर पकड़ने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। तो अकबर का जो महाराणा को हराकर उसको पकड़ने का जो सपना था महाराणा प्रताप को, वो कभी पूरा नहीं हो पाया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप का नाम पूरे भारत में सम्मान के साथ याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अकबर जैसे साम्राज्यवादी शासक के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता तथा आन बान को बनाए रखने की आन बान शान की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की। अकबर ने महाराणा प्रताप ने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उससे युद्ध ही लड़ते रहे वो, ठीक है। और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, आन बान और शान की रक्षा में सफलता प्राप्त की। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह शासक बना। प्रताप के समय उसने मुगलों को दिवेर युद्ध में हराया। शासक बनते ही उससे मुगलों के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा, किंतु मुगलों को सफलता नहीं मिली। अंत में 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजहां खुर्रम को मेवाड़ अभियान पर भेजा। बाद में मेवाड़ के एक महाराणा राज सिंह ने सेनापति रतन सिंह चुंडावत की पत्नी सहल कंवर ने युद्ध में जाते हुए अपने पति को अपना सिर निशानी के रूप में भेज दिया। इतिहास में वह हाड़ी रानी के नाम से विख्यात हुई। कौन? सहल कंवर, जो किस नाम से जानी जाती है? हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती है। यानी जब मेवाड़ के जो एक महाराणा थे राज सिंह, तो उसका सेनापति था रतन सिंह, ठीक है। जब रतन सिंह युद्ध में जा रहा था तो रतन सिंह की उस समय शादी ही हुई थी सहल कंवर के साथ में, लेकिन उसी समय उसको युद्ध में जाना पड़ा। तो जब वो जा रहा था तो उसने क्या किया, रतन सिंह ने है ना सहल कंवर से सेनानी मांगी। सेनानी ने एक निशानी मांगी कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ तो मुझे तुम्हारी कोई निशानी दे दो। तो सहल कंवर ने ये सोचा कि ठीक है, ये युद्ध में जा रहा है, उनका सारा ध्यान तो मेरी तरफ रहेगा, तो अच्छे से युद्ध नहीं कर पाएंगे और हमारा राज्य हार जाएगा। तो उसने क्या किया, अपना गर्दन काट के, अपना सिर काट के अपने पति को निशानी भेज दी, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती है। महाराणा भूपाल मेवाड़ के सिसोदिया वंश का अंतिम शासक रहा। तो इस तरह से जो महाराणा भूपाल है वो मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश का अंतिम शासक रहा है। अब देखो, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक जो है वो रावल रतन सिंह थे। अगला, मुकुम्बा ने कीर्ति स्तंभ किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था? तो इसने जो मालवा के शासक थे महमूद खिलजी को हराने पर, मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में ही इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया। खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो खातौली का युद्ध है वो इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा की सेनाओं के मध्य हुआ था। ये इसका आंसर है। अगला है, रतन सिंह की पत्नी इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो ये रतन सिंह की जो पत्नी है सहल कंवर, वो हाड़ी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। अगला है, अगला राजवंश हम राठौर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा जो है बहुत ही सही से छपा हुआ नहीं है किताब में, ये राठौर वंश है। तो राठौर वंश के बारे में पढ़ेंगे। राठौर वंश कहाँ हुआ? तो पहले हम मारवाड़ के राठौर वंश के बारे में जानेंगे। राठौड़ों का शासन राजस्थान में अनेक स्थानों पर रहा है, उसमें जोधपुर में बीकानेर के राठौर अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौर राज्य की स्थापना की थी। राठौड़ों का राव चुंडा वीरमदेव द्वितीय का पुत्र था। मलीनाथ ने उसे सालोड़ी गांव की जागीर प्रदान की। अपने साहस और कूटनीति से उसने न केवल मंडोर अपितु आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिकार जमा लिया। मारवाड़ के शासक राव जोधा ने
1459 में जोधपुर नगर बसा। देखो राव जोधा ने क्या बताया था, जोधपुर नगर कब बसाया था, 1459 में। और चिड़ियाचूड़ पहाड़ी पर एक नया दुर्ग भी बनाया। तो जो जोधपुर का दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़ियाचूड़ नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। जोधा के बाद राव सातल मारवाड़ की गद्दी पर बैठा। राव सातल ने 1492 में पिपाड़ के युद्ध में अजमेर के मल्लू खां को परास्त किया। सातल के पश्चात मारवाड़ पर राव सूजा, राव गंगा व मालवदेव ने शासन किया। मुगल शासक हुमायूं को भारत से निष्कासित करने वाले शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया। देखो मुगल शासक जो हुमायूं थे, जो कि बाबर के पुत्र थे, उसको भारत से निष्कासित, भारत से किसने भगाया था, उसको भारत से भगाया था शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने फिर मालवदेव जो कि जोधपुर का शासक था उस पर उसने अधिकार कर लिया, जो राठौर वंश से संबंधित था। 1544 में हुए सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह ने धूर्ता से मालवदेव और उसके सेनापति जेता व कुपा के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया। फिर भी जेता और कुपा लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने कहा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। तो ये कथन किसने कहा है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता, तो आपको याद रखना है शेरशाह सूरी ने ये बात कही थी। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1679 में लाहौर के अजीत सिंह का जन्म हुआ। अजीत सिंह का लालन पालन गोराधाई ने किया। गोराधाई को मारवाड़ की पन्ना धाई भी कहा जाता है। देखो गोराधाई का मतलब, ये धाई माँ का मतलब क्या होता है, उस समय क्या है, देखो रानी जो है, रानी की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, तो जो उस बच्चे को पालती थी वो धाई माँ कहलाती थी। तो रानी किसी वजह से मृत्यु हो गई और बच्चा छोटा है, तो जो बच्चे को पालने वाली धाई माँ कहती है। अगर रानी है भी और बच्चे का लालन पालन कोई और कर रहा होता है, ये देखभाल कोई और कर रहा होता है, ठीक है, तो वो भी वो धाई माँ ही कहलाती थी। अगला है बीकानेर का राठौर वंश। राव जोधा के पुत्र बीकानेर 1488 में बीकानेर की स्थापना कर राठौर राज्य का एक और केंद्र स्थापित किया। राव बीका के पुत्र लूणकरण ने 1513 में नागौर के शासक मोहम्मद खां को पराजित किया। बीकानेर के राव अनूप सिंह के काल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बीकानेर महाराणा गंगा सिंह ने राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भारत के देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में भाग भी लिया था। अगला है चौहान वंश। तो चौहान वंश के बारे में जानेंगे, जो कि अजमेर है, जालोर है, वहां पर चौहान वंश रहा है। चौहान वंश के राज्य का प्रमुख भाग सपाल दक्षिणी सांबर था। चौहान अजय राज ने अजयमेरू यानी अजमेर नगर बसाया। तो पूछा जाए अजमेर नगर अजयमेरू, जिसका अजमेर का पुराना नाम अजयमेरू था, इसको किसने बसाया, तो अजय राज ने। अजय राज के पुत्र अर्नोद राज ने तुर्कों और मालवा के शासकों को हराया। इस वंश के विग्रहराज चतुर ने 1158 ईस्वी में तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध एक प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जो 11 वर्ष की अल्प आयु में शासक बना। तराइन के प्रथम युद्ध यानी 1191 में उसने मोहम्मद गोरी को हराया, किंतु तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। अगला रणथंभौर का चौहान वंश। तो हम रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में जानेंगे। रणथंभौर के चौहान वंश की नींव गोविंद राज ने रखी थी। देखो आपको इन राजवंशों में क्या ध्यान रखना है, आपको राजवंशों में ध्यान ये रखना है कि किस राजवंश की स्थापना किस राजा ने की थी। रणथंभौर के शासकों ने हमीर का नाम सर्वोपरि है। जलालुद्दीन खिलजी ने चौहानों की बढ़ती शक्ति रोकने के लिए रणथंभौर का घेरा डाल लिया। इसमें खिलजी को सफलता नहीं मिली। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों को शरण देने से नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में उस पर आक्रमण कर दिया, किंतु इस युद्ध में तुर्कों की हार हुई। देखो हमीर देव ने क्या किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर यानी रणथंभौर का जो हमीर है उस पर आक्रमण क्यों किया, जो चौहान वंश का शासक था, ठीक है, उस पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि अलाउद्दीन का एक विद्रोही था मंगोल शासक जिसको मोहम्मद खान, ठीक है, उसको उसने शरण दी थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि आपने मेरे दुश्मन को अपने यहाँ शरण दी है, जबकि राजपूतों का ये रहा है कि जो भी अतिथि बन के आता है उसकी रक्षा करना वो अपना परम धर्म मानते हैं, कि हमारे घर में कोई भी अतिथि आया या हमारे शरण में जो आया है हम उसको दुश्मन को नहीं सौंप सकते, हम उसकी रक्षा करना हमारा धर्म मानते हैं। तो इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर आक्रमण किया। तो 1299 में उस पर आक्रमण कर दिया, किंतु इस युद्ध में तुर्कों की हार हुई, यानी जो खिलजी की हार हुई। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने छल द्वारा रणथंभौर पर 1301 में अधिकार कर लिया। तो इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जो हमीर देव के जो सेनापति थे, ठीक है, उनको उन्होंने जो है भेला फुसलाकर लालच देकर उनको अपने अंदर मिला लिया। तो और उन्होंने उनका गुप्त रास्ता बता दिया। जब उन्होंने गुप्त रास्ता बताया तो उनको उस पर जो अधिकार करना आसान हो गया। हमीर वीर गति को प्राप्त हुआ। हमीर की रानी ने अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया, यानी वो अग्नि को समर्पित हो गई।
अगला है जालोर के चौहान वंश। अब जालोर के चौहान वंश के बारे में देखेंगे। दोनों हमने पहले अजमेर के चौहान देखा, रणथंभौर का देखा, अब जालोर के चौहान वंश के बारे में जानेंगे। जालोर के चौहान वंश की स्थापना 1181 में कीर्तिपाल द्वारा की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे बीकानेर के अजमेर के चौहान वंश की स्थापना किसने की, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की, वहाँ का प्रतापी शासक कौन था, जालोर के चौहान वंश की स्थापना वहाँ पर किसने की, वहाँ का प्रतापी शासक कौन था। ठीक है, कानड़ देव जालोर के चौहान शासकों में प्रतापी शासक हुआ। तो जो जालोर का कौन था, कौन, कानड़ देव चौहान। तो ये जालोर वंश का जो है, जालोर का है चौहान वंश का प्रतापी शासक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में गुजरात अभियान किया। रास्ते में जालोर पड़ता था। रास्ता देने के मामले को लेकर कानड़ देव के साथ उसका विरोध हुआ। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1298 में गुजरात पर आक्रमण किया। अब गुजरात जाने का रास्ता जालोर होकर पड़ता था। ठीक है, तो जालोर से उसको रास्ता चाहिए था। अब देखो, जब रास्ता देगा तो जब वहाँ से सेना निकलेगी तो कई तरह की वहाँ पर खेती बाड़ी को नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हम हमारे राज्य के अंदर से आपको रास्ता नहीं दे सकते। रास्ता देने के मामले को लेकर कानड़ देव के साथ उसका विद्रोह बढ़ गया। खिलजी ने 1305 में सेना जालोर भेजी। संधि के प्रयास सफल नहीं हुए। इस कारण अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाल दिया। कानड़ देव के साथ विश्वासघात हो जाने के कारण अलाउद्दीन का दुर्ग पर अधिकार हो गया। कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हुआ। अगला सिसोदिया हाड़ौती का चौहान वंश। सिरोही में चौहान वंश की स्थापना लुम्बा ने की थी। अब सिरोही में चौहान वंश की स्थापना किसने की, लुम्बा ने की। ठीक है, लुम्बा देवड़ा शाखा के चौहान वंश का था। तो ये देवड़ा शाखा के चौहान वंश का था। उसने सन 1311 ईस्वी में परमाणु से चंद्रावती एवं आबू छीन का चौहान वंश की नींव रखी। तो उसने परमाणु से क्या छीना, चंद्रावती, ये को परमाण एक राजवंश रहे हैं, तो उनसे उन्होंने चंद्रावती और आबू जो जगह का नाम है उन्होंने उसको छीना वहां से, और चौहान वंश की वहां पर नींव रखी। चौहान वंश के सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर बसाया। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग, जिसमें कोटा बूंदी क्षेत्र सम्मिलित थे, हाड़ौती कहलाता है। बम्बावदा के सामंत देवी सिंह चौहान ने 1241 ईस्वी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। देवी सिंह के पुत्र समर सिंह द्वारा कोटा पर अधिकार कर लिया गया। वीर सुरजन हाड़ा भी हाड़ौती के चौहान वंश का ही था। समय आने पर कोटा बूंदी से अलग हो गया। राव माधो सिंह कोटा का प्रथम स्वतंत्र शासक बना। तो जो था, देखो, राव माधो सिंह क्या था, कोटा का प्रथम स्वतंत्र शासक था। अगला है अजमेर जयपुर का कच्छावा राजवंश। तो अब है अजमेर जयपुर के कच्छावा राजवंश के बारे में जानेंगे। कच्छावा को ढूंढा प्रांत में राज्य स्थापित करने के लिए बड़गुजरों एवं मीणाओं से संघर्ष करना पड़ा। तो जो कच्छावा है वो ढूंढा यानी जो जयपुर प्रदेश है ना, अलीगढ़ जयपुर ये वाला जो क्षेत्र है वो ढूंढार कहलाता है। उस क्षेत्र में, उस प्रांत में राज्य स्थापित करने के लिए उसको बड़गुजरों और मीणाओं से संघर्ष करना पड़ा। कच्छावा वंश के पृथ्वीराज ने 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया था तथा वीर गति को प्राप्त हुआ था। अभी हमने पढ़ा था खानवा का युद्ध जो महाराणा प्रताप और बाबर के बीच में हुआ था। तो कच्छावा वंश के जो पृथ्वीराज थे उन्होंने महाराणा सांगा को उस समय सहयोग किया था। भारमल ने 1547 ईस्वी में अजमेर की शासन व्यवस्था संभाली थी। उसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। देखो, भारमल कौन था, हमारा जो ये जयपुर है जो कच्छावा राजवंश है उससे संबंधित उसका ही एक राजा रहा है, जिसने क्या किया कि जो मुगल है उससे सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किया। आमेर के अगले शासकों में भगवंत दास एवं मान सिंह ने मुगलों को अपनी सेवाएं प्रदान की थी। अब एक से पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा कि मारवाड़ में राठौर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हमने पढ़ा था कि राव सिंहा ने जो है राठौर वंश की स्थापना की। अगला है बीकानेर की स्थापना करने वाले शासक का नाम बताइए। तो बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर की थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अगला है राजस्थान में 1857 की क्रांति संग्राम की प्रमुख घटनाएं। तो अब तक हमने राजस्थान के राजवंश के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति किस तरह से हुई और उसमें कौन कौन सी घटनाएं उस समय हुई। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मन 1857 को नसीराबाद की छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा किया गया। देखो, राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। ठीक है, उन 6 छावनियों में पहली छावनी नसीराबाद थी जहाँ पर ये जो है 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। तो किसने की, कौन सी सैनिक टुकड़ी ने की, तो ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा किया गया। सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर हमले किए, वे छावनी को लूटकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिए।
कर गए। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना पाकर 3 जून 1857 को नीमच छावनी में भी विद्रोह का बिगुल बज गया। सैनिकों ने शस्त्रागार में आग लगा दी। जब ये सैनिक अंग्रेजों को लूटते हुए आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में जनता ने इसका स्वागत किया। देखो ये सारे सैनिक भारतीय थे, ठीक है। तो उस समय आपने देखा जो भारतीय है वो भारतीय वैसे ही उनको अंग्रेजों से परेशान थे। तो जब जो भारत में क्रांति स्टार्ट हुई, ठीक है, हम भारतीय क्रांति के बारे में पिछले वीडियो में देखा है। तो जब वहाँ क्रांति स्टार्ट हुई तो राजस्थान कैसा छूता रहता, क्योंकि पूरे देश में क्रांति हो रही थी, हर जगह जगह क्रांति थी। तो राजस्थान में भी 28 मई 1857 को क्रांति हो गई थी। सापुरा पहुंचने पर वहां के सामंत ने रसद की आपूर्ति की थी। जब वह सापुरा पहुंचे तो वहां के शासक ने किया कि रसद की आपूर्ति की। आगे जाकर इन सैनिकों ने देवली छावनी पर को घेर लिया। देवली के सैनिकों ने इनका साथ दिया। यहाँ से ये सैनिक टोंक आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। तो उस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी और 6 में जो है अधिक 4 सैनिक छावनियों ने उस समय 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अंग्रेजों ने सन 1835 में जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका केंद्र एरनपुर था। 21 अगस्त 1857 को लीजन सैनिकों ने विद्रोह कर आबू में अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। सैनिक वहां से एरनपुर की छावनी में पहुंच गए। वहां उन्होंने लूटपाट की और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इन सैनिकों की खेरवा नामक स्थान पर आहुआ के ठाकुर कुसाल सिंह से भेंट हुई। सैनिकों ने ठाकुर कुसाल सिंह के नेतृत्व करने को कहा। देखो जो ये सैनिक है वो कहाँ पहुंचे, आहुआ एरनपुर पे पहुंचे और एरनपुर छावनी पहुंच गए, ठीक है। वहां लूटपाट करके दिल्ली को रवाना हो रहे थे, लेकिन रास्ते में खेरवा नामक स्थान पड़ता था। उस खेरवा पर जो आहुआ नामक गांव है उसका जो ठाकुर कुसाल सिंह था, कुसाल सिंह को वो भी बड़ा एक सैनिक था, ठीक है, क्रांतिकारी था, ठीक है। तो उन्होंने जो सैनिक है उन्होंने कुसाल सिंह को कहा कि आप हमारा नेतृत्व करो, आप हमारे नेता बन जाओ, हमें आगे मार्गदर्शन दो। उन्होंने उस आग्रह का स्वीकार कर समीप के सभी सामंतों के सहयोग करने का अनुरोध किया। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, मैं आपका नेता बनता हूँ। और जो उस समय जो भी सामंत थे, उनके जो भी जागीरदार थे, उनको सबको उन्होंने सहयोग के लिए बुला लिया। कई सामंतों ने ठाकुर कुसाल सिंह के अनुरोध को स्वीकार किया और अपनी सेना के साथ आहुआ पहुंच गए। सभी ने मिलकर जोधपुर की राजकीय सेना पर हमला कर उसे हरा दिया। राजकीय सेना उस समय किसकी थी, अंग्रेजों की थी। तो उस पर हमला किया, उसको हरा दिया। इस खबर से विचलित होकर एजीजी लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आहुआ पहुंचा। 18 सितंबर 1857 को दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ और लॉरेंस की हार हुई। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी। उसके सिर को आहुआ के किले के द्वार पर लटका दिया। इसके बाद जोधपुर लीजियन ने सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। कोटा में भी सेना व आम जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 15 अक्टूबर 1857 को मेजर बटन व उनके पुत्रों ने हत्या कर दी। कोटा में पर विद्रोहियों का नियंत्रण हो गया। साथ ही टोंक, धौलपुर, भरतपुर, अलवर के साथ राजस्थान के अन्य भागों में क्रांति आग की तरह फैल गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कहाँ पर क्रांति कैसे हुई, कौन वहाँ का शासक था, ठीक है, किसने सहयोग किया। अगला राजस्थान में 1857 के पश्चात क्रांतिकारी घटनाएं। तो 1857 के पश्चात कौन कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं राजस्थान में हुई। अंग्रेज सरकार किसी प्रकार क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाकर उसे समाप्त करने पर तुली हुई थी। राजस्थान में 1857 के पश्चात मुख्य क्रांतिकारी घटनाओं का दौर 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। राजस्थान में क्रांतिकारी घटनाओं के जनक सापुरा के ठाकुर केसरी सिंह भारट थे। क्रांतिकारी से मिलकर धन प्राप्त करने वे कोटा के महंत की हत्या करने के कारण उन्हें 20 वर्ष की सजा दी गई। किसको दी गई, केसरी सिंह भारत को दी गई, ठीक है। तो राजस्थान में क्रांति स्टार्ट करने वाले ये घटना के जनक कौन थे, ठाकुर केसरी सिंह भारत, ये आपको ध्यान में रखना है। परंतु 1919 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जयपुर में संघर्ष का बिगुल अर्जुन लाल सेठी ने बजाया। उनके द्वारा स्थापित वर्धमान पाठशाला में पूरे देश से विद्यार्थी क्रांति की शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। तो उन्होंने वर्धमान पाठशाला की स्थापना जयपुर में की, जिसमें क्या होता था कि जो विद्यार्थी है वो क्रांति की शिक्षा लेने के लिए पूरे देश से शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश से आते थे। उन्होंने 1914 ईस्वी में नीमेज के महंत की हत्या का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। तो इन्हें क्या किया, 1914 में जो नीमेज है उसकी जो वहाँ के जो महंत है उसकी हत्या का आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। 1920 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह ने भी 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की थी। ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोरावर सिंह व प्रताप सिंह ने दिसंबर 1912 में दिल्ली में हार्डिंग बम कांड में प्रमुखता से भाग लिया। अजमेर में 1932 ईस्वी में चीफ कमिश्नर पर
रामचंद्र बापट ने गोली चलाई। रामचंद्र को इस जुर्म में 10 वर्ष की सजा दी गई। अजमेर के पुलिस अधीक्षक डोगरा पर ज्वाला प्रसाद को 1935 ईस्वी में गोली चलाने के जुर्म में अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार राजस्थान के प्रत्येक जिले में क्रांतिकारी घटनाएं प्रारंभ हुई। तो ये हमने पढ़ा 1857 की क्रांति। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हम देखते हैं। 1857 की क्रांति राजस्थान में सबसे पहले कहाँ हुई? तो हमने पढ़ा था कि ये नसीराबाद की छावनी में हुई थी। दूसरा प्रश्न है ठाकुर कुसाल सिंह कहाँ के सामंत थे? तो ये आहुआ के ठाकुर थे। ठीक है, तो ये आहुआ के सामंत थे। राजस्थान में क्रांतिकारी घटनाओं को जनक किसे माना जाता है? तो अब भी हमने पढ़ा ठाकुर केसी सिंह भारत को राजस्थान के क्रांतिकारी घटनाओं को जनक माना जाता है। अभी आपने क्या सीखा, इससे संबंधित कुछ थोड़े से पॉइंट हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। प्राचीन काल में राजस्थान में के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नाम प्रचलित थे। जो हमने पढ़ा कि राजस्थान के जो क्षेत्र थे उसके अलग अलग नामों जाना जाता है, जैसे कि है ना मत्स्य है, शूरसेन है ना, हाड़ौती है, वागड़ है। कालीबंगा का नगर नियोजन नालियों की व्यवस्था तथा समकोण पर कटती सड़कों से परिपूर्ण था। मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। सुमेलगिरी के युद्ध में जेता और कुपा की वीरता से शेरशाह सूरी अत्यधिक प्रभावित हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद की छावनी से प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की क्रांतिकारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। अगला है कालीबंगा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में बताएं। अब देखो ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपके पाठ से, जो हमने भी पूरा पाठ पढ़ा उससे संबंधित है कि कालीबंगा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में बताइए। ठीक है, तो आप कालीबंगा सभ्यता वाला जो पॉइंट है ना, उससे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हल्दीघाटी युद्ध का संक्षेप में वर्णन करो। हल्दीघाटी युद्ध में कौन कौन ने भाग लिया था, कैसे वहां पर युद्ध हुआ था। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बासठ खो देता, शेरशाह ने यह कथन कब कहा। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं के नाम लिखिए। ये कुछ इसके प्रश्न हैं जो आप देखकर इसमें से कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हुआ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।